पहले दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेदकारी में। दोस्तों इस वीडियो में हम निर्वचन अर्थात इंटरप्रिटेशन को देख रहे हैं। निर्वचन का जो सिद्धांत है वह निर्वचन के जो नियम हैं और उसको हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जब संविधि का इंटरप्रिटेशन या किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है तो उस इंटरप्रिटेशन के जो सहयोगी कुछ उपकरण होते हैं जिनका वहाँ पर इंटरप्रिटेशन करने में या निर्वचन करने में उसका उपयोग किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में हमने निर्वचन के कुछ नियम बताए गए थे, तो उन नियमों को देखा था। जैसे उसमें प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन था, मेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन था और एसोसिएटेड अर्थात सहायक जो नियम थे, उन सबको देखा था। इस वीडियो में हम निर्वचन के बाह्य सहयोगी कौन-कौन से होते हैं, अर्थात कौन-कौन सी बातों का सहारा जो है निर्वचन करते समय लिया जाता है, उसको देख रहे हैं। तो इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? तो निर्वचन के बाह्य सहयोगियों से तात्पर्य है कि अधिनियम के इतिहास से है, जो अधिनियम से सुसंगत तो हैं, परंतु उनके पन्नों, पंक्तियों में इनका उल्लेख न हो। जैसे कि कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विधायी इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, न्यायिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, हस्तांतरण लेखन, प्रचलन, पाठ्यपुस्तकें, शब्दकोश इत्यादि इन सभी का जो सहारा है वह इंटरप्रिटेशन करने में लिया जाता है। अब इसको हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इनसे क्या तात्पर्य होता है और इनकी सहायता किस प्रकार से ली जाती है। क्या डिक्शनरी है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो शब्दकोश या शब्दावली उसे कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शब्दार्थों को वर्णमाला क्रम में वर्णित किया गया हो। सुपरिचित भाषा के कई प्रकार के शब्दकोश पाए जाते हैं, जैसे कि साधारण शब्दकोश जिसमें सभी विषयों के विभिन्न शब्दार्थ एक ही भाषा में दिए हुए हों और प्रत्येक विषय के अलग अलग जो विशिष्ट तकनीकी शब्दकोश जो एक ही भाषा में हों और दो या अधिक भाषा के अनुवादित शब्दकोश हों और कानून के प्रारूपकारों, विधि व्यवसायियों और निर्वचनकारों को इनके पास उच्च कोटि के शब्दकोश अवश्य होने चाहिए, जिससे वे शब्दों के सामान्य साहित्यिक और तकनीकी अर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। विधानमंडल कानून में सर्वथा सही और उचित शब्द का प्रयोग करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ अर्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति चाहे वह विधि व्यवसायी हैं, चाहे वह ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, चाहे उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी लॉ का, अगर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उनके पास अवश्य ही उच्च कोटि का शब्दकोश होना चाहिए और उसी शब्दकोश के माध्यम से ही वह उसका निर्वचन कर पाएंगे, अन्यथा वह निर्वचन नहीं कर सकते। दूसरी इसमें जो ज़रूरी होती है वह पाठ्य पुस्तकें अर्थात टेक्स्ट बुक होती हैं। तो अगर कानून का निर्वचन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो लेखक हैं, एक प्रसिद्ध जो लेखक हैं जिन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा एक बड़ा अनुभव प्राप्त किया है और ज्ञान के आधार पर निष्पक्ष कृतियों की रचना की है, पुस्तकों की रचना की है। जैसे कि भारत में याज्ञवल्क्य हो गए, विज्ञानेश्वर हैं, जिमोती वाहन हैं, मुल्ला हैं और विदेशों में लॉर्ड कोक हैं, ब्लैकस्टोन, ओपेनहाइम, पोलक, चेसायर, सामंड, विनफील्ड इस प्रकार के जो भी विद्वान हुए, विधिशास्त्री हुए, तो उनकी जो किताबें हैं उसको जो है किसी भी विधि का, कानून का निर्वचन करते समय ऐसे जो न्यायालय हैं या विधि के छात्र हैं या जो भी प्रोफेसर हैं, उनको इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। और निर्वचन में प्रायः पाठ्य पुस्तकों के कथनों का सहारा लिया जाता है और न्यायाधीश उन कथनों से अपने विचारों, तर्कों को संपुष्ट करते रहते हैं। अब इसमें तीसरी जो जरूरी चीज है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्मात्री संधियां अर्थात ऐसी संधियां जिनके द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण किया जाता है। तो राष्ट्रीय कानूनों के निर्वचन में संधियों का सहयोग नहीं लिया जाता, लेकिन उनका उदाहरण दिया जा सकता है, खास तौर पर तब जबकि विदेशी प्रकृति का कोई मामला लंबित है या उसका विचारण हो रहा है या मानवीय अधिकारों से संबंधित कोई मामला है। तो वहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वह अपने तर्कों के समर्थन में वह विभिन्न बहुउद्देशीय जो विधि निर्मात्री संधियां हैं उनका जो है उदाहरण दे सकते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवीय अधिकारों पर 1948-1966 की जो घोषणाएं हैं, औरतों और बालकों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है, रंगभेद उन्मूलन अभिसमय है। तो इन प्रकार से जो विधियों का निर्माण किया गया है इनका भी वहां पर रेफरेंस दिया जा सकता है। और इसमें अगली जो चीज़ है विदेशी न्यायालयों के निर्णय, तो उनका भी रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए जो इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं उनको इसका भी ध्यान रखना होगा। तो भारतीय विधिक प्रणाली जो है वह विदेशी विधिक प्रणाली से ही अपनाई गई है, खास करके अमेरिका, इंग्लैंड की व्यवस्था से ज़्यादा प्रभावित है। इसी के साथ साथ हमारा जो भारतीय दंड संहिता है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है,
टीपीए है, यह भी ब्रिटिश संसद से ही यहाँ पर के द्वारा ही भारत के लिए पारित किया गया था और भारतीय संविधान भी ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि संविधानों से प्रभावित है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि इन राज्यों के न्यायिक निर्णय भी भारतीय न्यायाधीशों की न्यायिक सोच को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए जो भारतीय न्यायाधीश हैं या जो प्रोफेसर हैं, उनको कानून का निर्वचन करते समय इनका जो है ध्यान रखना चाहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे विधियों के निर्वचन में किस प्रकार से आवश्यक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संसदीय इतिहास से भिन्न और व्यापक शब्दावली है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य निर्वचन ग्रस्त कानून के तात्कालिक विधायी इतिहास, इतिहास पूर्व लेखन, खुदाई, दस्तावेज, चित्र, भवन आदि से है। जैसे कि भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर देखेंगे, तो वहां पर संविधान सभा में जो बहस हुई थी, प्रस्ताव कोई रखे गए थे, पारित किए गए थे, उसके पूर्व का संवैधानिक इतिहास अगर कोई है, जैसे कि 1909, 1919, 1935, 1947 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो उनसे भी संबंधित जो भी बातें थी, उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा। संसदीय इतिहास है, तो संसदीय इतिहास से तात्पर्य कानून की तात्कालिक पूर्व स्थिति, विधेयक का उद्देश्य और कारण, उसे प्रस्तुत करते समय मंत्री का भाषण, संसद में उस पर बहस, उस पर विशेषज्ञ समिति आदि की रिपोर्ट जो है, ये सभी जो है सहायक तत्व के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जो है यहाँ पर हमने देखा कि निर्वचन करते समय जो टूल्स यूज किए जाते हैं, जो आवश्यक सहायक के रूप में जिन बातों का उल्लेख किया जाता है, हालांकि यह निर्वचन में इनका यूज नहीं किया जाता, लेकिन यह बाह्य सहायक होते हैं, बाहरी तौर पर भी इनका सहारा लिया जाता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं, तब तक चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।